हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 12 का आपका जो होम साइंस है उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। किस चैप्टर के? चैप्टर नंबर 5 के। ठीक है, वो भी हिंदी में करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपने एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। और आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगे तो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। और एक बात, आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे उन सभी के आपको क्या करना है, आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और जब आपके जो 10 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रही हूँ इस वीडियो में, ये कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आपका एक और काम होगा। वो क्या होगा? आपको अपने आप को स्कोर देना, यानी कि ये आपका टेस्ट है। आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना आता है चैप्टर 5 और कितना नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप हर एक जो प्रश्न है उसको अच्छे से उसका आंसर देंगे कमेंट में, और फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करके जब आप उसका आंसर देख लेंगे कि हाँ मेरा आंसर सही है या फिर मेरा आंसर गलत है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो सारे क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? टोटल 10 नंबर के आपके क्वेश्चंस हो गए। फिर आपको जब पता चल जाएगा कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, तो आप कमेंट में करेंगे कि मैम मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए हैं या फिर मेरे 10 आउट ऑफ 9 आए हैं, और उस हिसाब से फिर मैं आपको अप्रिशिएट कर दूँगी, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। आपको पता चलेगा कि आपने कितना स्कोर किया है। मज़े मज़े में आप गेम के तरीके से पढ़ भी लेंगे और आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा एग्ज़ाम्स के लिए। और आपको पता होगा आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं, तो अपनी जो प्रेपरेशन है वो करनी जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप रोते रह जाओगे और बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, वैज्ञानिकों ने पोषक तत्व की मात्रा में परिवर्तन क्यों किए हैं? इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो वैज्ञानिक हैं, हमारे साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने पोषक तत्वों की मात्रा यानी कि क्वांटिटी में बदलाव क्यों किए हैं? कोई एक स्पेसिफिक रीज़न होगा, इसीलिए तो परिवर्तन किया गया है ना। ऑप्शंस है हमारे पास, मधुमेह रोग, दूसरा हृदय रोग, तीसरा दोनों की वजह से, और चौथा है पता नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। ठीक है, यानी कि मधुमेह रोग की वजह से भी परिवर्तन किए पोषक तत्वों की मात्रा में, और हृदय रोग की वजह से भी किए। इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, दोनों की वजह से। अब मैं आपको यहाँ पे खाली समझाने के लिए बता रही हूँ कि ए और बी करेक्ट है। आप ऐसा मत करना कि एग्ज़ाम में लिखा है ए एंड बी, नहीं करना है ऐसा। आपको ऑप्शन जो आपका ऑप्शन दिया गया यानी कि सी में दिया है दोनों की वजह से, तो आप सी ही लिखेंगे कि सी इज़ करेक्ट आंसर, या फिर सी कर देंगे आंसर नंबर डाल के। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कब कदम उठाए? अब इस प्रश्न में बोला गया है कि जो हमारी भारत सरकार है उसने भारत के खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि उसको और बढ़ाने के लिए, उसमें और वृद्धि करने के लिए कब कदम उठाए। मीन्स हमें ईयर पूछा गया है, पूरी डेट याद होनी चाहिए। आपके बुक में बिल्कुल अच्छे से मेंशन किया गया है। अगर आपने अच्छे से बुक को रीड किया है तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। बाय द वे देखिए इसके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है इसका 14 जनवरी 2000, दूसरा है 14 जनवरी 2005, तीसरा है 14 जनवरी 2010 और चौथा है 14 जनवरी 2019। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ही ये सब में 14 जनवरी डाला है, बस ईयर चेंज कर दिए। तो ईयर चेंज, आपको ईयर भी याद होना चाहिए, डेट भी याद होनी चाहिए और मंथ भी याद होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 14 जनवरी 2010। जो 14 जनवरी 2010 में हमारी भारत सरकार ने भारत में खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए थे वो कौन सी तारीख थी? 14 जनवरी 2010। और इसमें उन्होंने क्या कहा था कि वर्ष 2012 तक क्या है, जो 30 है, 30 से भी ज़्यादा जो है या फिर 30 तक क्या किया जाएगा, जो खाद्य संसाधन पार्क हैं उनकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये बात कही थी 2012 तक। ठीक है,
2010 में तो कदम उठाया था कि हाँ भाई 2012 तक हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कब तक कही थी तो आपको 2012 करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने। गीता को बिस्कुट खरीदना है। एक गीता नाम की लड़की है, उसको कोई बिस्किट खरीदना है, परंतु वह शाकाहारी है, तो वह यह कैसे पता लगाएगी कि बिस्कुट में अंडे डले हैं या नहीं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक गीता नाम की लड़की है, उसको कोई भी ब्रांड का जो है बिस्किट खरीदना है, फिर सादा बिस्किट खरीदना है, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन दे दी कि वो शाकाहारी है, मतलब कि वो मांस नहीं खाती है, यहाँ तक कि वो अंडा भी नहीं खाती है। तो अब वो ये कैसे पता लगाएगी कि जो वो बिस्किट खरीद रही है उसमें अंडा डला है या नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास जो FSSAI है, उन्होंने क्या किया है, इस नियम के अनुसार जो शाकाहारी है खाना, यानी कि जो खाद्य पदार्थ शाकाहारी और जो खाद्य पदार्थ मांसाहारी है, उसमें भेद कैसे दिखाया है। जो शाकाहारी है उसको हरे रंग का जो गोला होता है उससे डिनोट किया है, उससे बताया कि हाँ ये शाकाहारी खाना है, इसमें यहाँ इसमें मांस नहीं मिला है, यहाँ तक कि अंडा भी नहीं मिला है। और जो मांसाहारी खाना है उसको लाल रंग से दिखाया है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो शाकाहारी है उसमें घास फूस, जैसे सब्जी का कलर हरा होता है ना, पालक का, वो, और मांसाहारी में मांस का कलर लाल होता है, उस तरीके से आप याद रख सकते हैं इजीली, जैसे कि खून का कलर लाल होता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हरे रंग को वो देखेगी, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, हरे रंग के गोले को देखकर, दूसरा है पीले रंग के गोले को देखकर, तीसरा है लाल रंग के गोले को देखकर, चौथा है नीले रंग के गोले को देखकर। तो यहाँ पे पीले रंग का तो कोई गोला होता नहीं है, लेकिन लाल और हरा जो है वो तो होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरे रंग के गोले को देखकर वो ये पहचान सकती है कि जो बिस्किट है उसमें अंडा डला है या नहीं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न हमारे सामने, आटा फूलकर खट्टा हो गया है, यह किसका उदाहरण है। अब आटा फूलकर खट्टा हो गया है, आप सभी ने कभी ना कभी तो नोटिस किया ही होगा कि अगर हम गर्मियों के टाइम पे जो आटा है उसको सुबह बाहर छोड़ दें और रात को देखें, मतलब फ्रिज में नहीं रखा है, उसे ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे उसे छोड़ दिया है, और रात को देखेंगे तो वो फूल जाता है बहुत ज़्यादा, और उसमें से खट्टी सी स्मेल आने लग जाती है। उसे टेस्ट तो करें नहीं हम, करना भी नहीं चाहिए, उसमें से बहुत ख़राब जो है वो स्मेल आने लग जाती है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है, ये हमसे बोला गया है। ऑप्शन हमारे पास ए है खमीर का, बी है फफूंदी का, सी है एंजाइम का, एंड डी है उपरोक्त सभी का। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, प्रीमियर लगाते तो प्लीज़ आप लाइव चैट में मत बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि फिर हमें बाद में देखने में प्रॉब्लम होती है कि किस बच्चे ने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है और हम उसका रिप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ही आपको बताना है, चाहे प्रीमियर लगाया है हमने चाहे नहीं लगाया। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी ए को करेक्ट किया उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो खमीर है, खमीर का उदाहरण है कि आटा फूलकर खट्टा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, खमीर में ऐसा क्यों होता है। खमीर मतलब होता है यीस्ट यानी कि YEAST, जिसको हम किस में यूज़ करते हैं, पिज़्ज़ा बनाने में भी यूज़ करते हैं यीस्ट को हम, ताकि जो पिज़्ज़ा का डो है वो फूल जाए और अच्छा बने उससे पिज़्ज़ा हमारा, है ना। लेकिन हमारे आटे को भी ये ख़राब कर देता है। क्यों करता है, इसका कारण है कि जो हमारा आटा है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। ऑक्सीजन यानी कि उसके आसपास ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ साथ जब उसमें जो अम्लीय वातावरण हो जाता है, यानी कि अम्लीय मतलब एसिडिक उसका वातावरण हो जाता है, इतनी गर्मी पड़ती है, ऑक्सीजन होता है साथ ही साथ, तो वो दोनों रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या कर देती हैं, वो बनाते हैं रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, जिस वजह से क्या होता है, हमारा जो आटा है वो फूलकर खट्टा हो जाता है, और जिससे हमें खाना नहीं चाहिए। कोई खाना हम बनाते हैं उसमें हमें ज़रूरत होती है यीस्ट की, लेकिन उसे हम पूरा दिन नहीं छोड़ते हैं, खाली थोड़े टाइम के लिए आधा घंटा डाल के हम डो में उसको छोड़ सकते हैं। अगर पूरे दिन के लिए छोड़ोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। चलिए अब देखिए, पांचवा प्रश्न आ गया हमारे सामने। इसमें है, चित्र को देखकर बताइए कि यह क्या है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दे दी है, इसको हमें देख के बताना है कि ये क्या है। अब आपको ये पिक्चर दिख रही है, आपको बताना है इसका आंसर, बताइए जल्दी से क्या होगा।
ऑप्शन है खाद्य पदार्थ, दूसरा है खाद्य संसाधन, तीसरा है खाद्य विज्ञान और चौथा है खाद्य सुरक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खाद्य विज्ञान, ठीक है, क्योंकि खाद्य संसाधन तो अलग चीज़ होती है और खाद्य सुरक्षा और खाद्य पदार्थ यहाँ पे है ही नहीं। ये तो ऑप्शन ही दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि ग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला छठा प्रश्न देखिए, हम अचार बनाते समय अचार में तेल क्यों डालते हैं? तो अचार है, हम सब ने देखा है अपनी मम्मी को बनाते हुए कि अचार बनाते टाइम पे वो बोलती हैं कि इसमें खूब सारा तेल डालेंगे ताकि वो ख़राब ना हो। और अगर आप अचार खाते हो, जैसे कि आम का अचार खाते हो या मिर्ची का अचार खाते हो, तो उसमें तेल होता है। कई बच्चों को उससे प्रॉब्लम भी होती है, वो कहते हैं कि हमें अचार अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें तेल डला हुआ है, लेकिन वो जो है वो हमारे फ़ायदे के लिए ही डला हुआ होता है। क्यों डला हुआ होता है ये हमें इसमें बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला है अचार को बनाने के लिए, दूसरा है खुशबू के लिए, तीसरा है अचार को संरक्षित करने के लिए और चौथा है नहीं पता नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि अचार बनाने के लिए ये कोई उसका ये नहीं है कि अगर तेल नहीं डला तो अचार बनेगा ही नहीं, बन जाएगा लेकिन वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है खुशबू के लिए, खुशबू के लिए हम तेल नहीं डालते हैं, ठीक है। यहाँ से दोनों ऑप्शन कट हो जाते हैं, डी भी कट हो जाएगा, तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका करेक्ट आंसर है। अचार को संरक्षित करने के लिए हमें बहुत टाइम के लिए अचार को चलाने के लिए जो है अचार में तेल डालना चाहिए। कई बार अचार जो है वो 1 साल 2 साल तक भी चल जाता है जब उसमें तेल जो है वो डला हुआ होता है। और अगर तेल उसमें से ख़त्म हो जाए मान लीजिए, तो अगर आप कभी नोटिस करके देखना, आप अचार में से बिल्कुल तेल को निचोड़ के और फिर उसको एक कंटेनर में रख लीजिए और कुछ टाइम के बाद आप उसको देखना, 1 वीक के बाद देख लेना, उसके ऊपर ना वाइट कलर की फफूंदी सी आ जाएगी। तो इसी वजह से जो है हम तेल अचार में डालते हैं। अगला प्रश्न 7वां है आपके सामने, भोजन में उपस्थित नमी को सुखाकर भोजन को संरक्षित करना क्या कहलाता है? तो भोजन में जो नमी होती है उसको सुखाकर भोजन को संरक्षित यानी कि बहुत टाइम तक चलाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसमें ऑप्शन है आपका हमीकरण, दूसरा है निर्जलीकरण, तीसरा है अचार को संरक्षित करना और चौथा है पता नहीं। तो नहीं पता नहीं, ये तो गलत आंसर हो जाएगा, यहाँ से कुछ है ही नहीं। अचार को संरक्षित करना ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक कोई अचार का नहीं बोला गया है ना, विशेष तौर पर अचार नहीं बोला गया है, यहाँ पे भोजन बोला गया है। फिर है हिमीकरण भी नहीं होगा, यहाँ से ये भी कट हो जाएगा। और निर्जलीकरण यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है। तो निर्जलीकरण का अर्थ क्या होता है? सूखा, यानी कि उसमें पानी है ही नहीं, बिल्कुल ही पानी नहीं है, बिल्कुल भी सूख चुका है उसमें पानी, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम हमने निर्जलीकरण जो है वो रख दिया है। तो आप सभी को ये बात याद होनी चाहिए कि भोजन में उपस्थित जो नमी है उसको सुखा के जब हम भोजन को संरक्षित करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण। क्योंकि जो हमारा भोजन है उसमें से हम पानी बिल्कुल थोड़ा बहुत होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, आलू सुखाते हैं हम, गाजर का अचार डालते हैं उसको सुखाते हैं, आम का अचार डालते हैं उसको सुखाते हैं। तो क्यों सुखाते हैं? ताकि उसमें से जो पानी है वो निकल जाए बिल्कुल अच्छी तरीके से, थोड़ा बहुत बचा है वो भी निकल जाए, वरना वो जो पानी है वो हमारे भोजन को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, खराब कर देगा। अगला प्रश्न देखिए 8वां है, डैश खाद्य पदार्थ के जल में घुलकर जीवाणुओं को पनपने नहीं देता। डैश खाद्य पदार्थ के जल में घुलकर जीवाणुओं को पनपने नहीं देता। तो ऐसी क्या चीज़ है जो खाद्य पदार्थ के जल में घुल जाती है, जीवाणुओं को पनपने नहीं देता? कि जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होता है, फफूंदी होती है, खमीर होता है, उनको पनपने नहीं देता, उनमें मतलब लगने नहीं देता, ख़राब नहीं होने देता। तो ऐसी क्या चीज़ है ये हमें बताना है। पहला तेल, दूसरा है मसाला, तीसरा है अचार और चौथा है चीनी। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीनी। जो चीनी है जब वो खाद्य पदार्थ के जल में घुल जाती है अच्छे से, तो वो क्या करती है? वो जीवाणुओं को पनपने नहीं देती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ जो लगभग सभी संरक्षित पदार्थों में डाला जा सकता है? इस प्रश्न में बोला गया है कि ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है, यानी कि खाद्य पदार्थ ही है जो सभी खाद्य पदार्थों में डाला जा सकता है उनको संरक्षित करने के लिए।
तो कौन सा होगा? पहला है काली मिर्च, दूसरा है मसाले, तीसरा है नमक, चौथा है चीनी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसी नमक। नमक यानी कि सॉल्ट। अब जो नमक है वो क्या है? वो बहुत सारी चीज़ों में डाला जाता है। वो खुद तो एक खाद्य पदार्थ है ही, दूसरे खाद्य पदार्थों में डलकर वो उनको संरक्षित कर देता है। कैसे? देखिए, अब सोया सॉस की बोतल आती है, उसमें भी नमक डाला जाता है। अचार होता है, अचार जैसे कि कोई भी ब्रांड का अचार लगा लीजिए जो पैक्ड है, जितनी भी हमारी पैक्ड चीज़ें होती हैं उनको संरक्षित करने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं। अचार में डाला जाता है नमक। और आपको सॉस जो होती है हमारी, टमाटो केचप होता है जिसको हम बोलते हैं, उसमें डाला जाता है नमक। चटनी जो होती है उसमें डाला जाता है नमक। तो इन सभी चीज़ों में जो है नमक डल जाता है तो वो क्या हो जाती हैं? वो संरक्षित हो जाती हैं, बहुत टाइम के लिए वो बच जाती हैं खराब ना होने से। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट है आपका। नमक, चीनी, तेल, मसाले किस प्रकार के खाद्य संरक्षित पदार्थ हैं? अब इस प्रश्न में बोला गया है कि जो नमक है, चीनी है और तेल है, या और साथ ही साथ जो मसाले हैं वो किस प्रकार के खाद्य संरक्षित पदार्थ हैं। खाद्य संरक्षित पदार्थ यानी कि ऐसा, ये जो निम्नलिखित आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सी श्रेणी के खाद्य पदार्थ हैं ये सभी? पहला है रासायनिक, दूसरा है निर्जलीकरण, तीसरा है प्राकृतिक और चौथा है नहीं पता नहीं। तो ये आपके क्या है? ये है प्राकृतिक। ये रासायनिक तो नहीं है, कोई केमिकल्स तो नहीं है। हम चीनी, नमक और मसालों का तो वैसे भी इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, तो ये प्राकृतिक तौर से हमें मिले हैं। जो नमक है वो भी हमें प्राकृतिक तौर से मिलता है, चीनी भी हमें प्राकृतिक तौर से मिलती है। किससे मिलती है? गन्ने से। तेल भी हमें प्राकृतिक तौर से मिलता है और मसाले तो हमें मिलते ही मिलते हैं, जैसे कि राई हो गया आपका, खड़े मसाले हो गए, इलायची हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये सभी हमें प्राकृतिक तौर से मिलती हैं, हम इनको उगाते हैं, कृषि के माध्यम से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे मशीनों से तो नहीं बनती, उगानी तो पड़ेगी किसानों को, फिर वो उनको काटेंगे, फिर जाके मशीन में साफ़ सफाई होगी अच्छे से और पैकिंग का काम चलेगा। लेकिन है तो एक ये प्राकृतिक चीज़ें ही, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, तो जल्दी से फटाफट से जाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि मैम कि दीदी मेरे जो 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है मैंने, या फिर 10 आउट ऑफ 9 किया है, या जितना भी किया है आपने, जितना किया है बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ देना है। कोई झूठ मूठ का खेल नहीं खेलना है कि भाई कंपटीशन चल रहा है हम तो 10 आउट ऑफ 10 ही लिखेंगे सभी के सभी। नहीं, आप अपने आप को इससे देख रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करेगा कि आपके इतने कम नंबर क्यों आए हैं। यहाँ पे कोई बार बार बोलने वाला नहीं आएगा, या मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि आपने इतने कम स्कोर किया है, आपको पढ़ना चाहिए या इस तरीके से कुछ भी करना चाहिए। नहीं, आपको अपने अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मेरे इतने कम नंबर आ गए, चाहे आपके 2 नंबर ही कम क्यों ना हो। आपको ये सोचना चाहिए मेरे 2 नंबर कैसे कट गए, मैंने तो हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा था, फिर 2 नंबर कहाँ से कट गए। अब कोई बात नहीं, चलो 2 नंबर कट गए तो अगली बार से मैं ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा कि मेरे 2 नंबर भी ना कटे और 10 आउट ऑफ 10 स्कोर मैं करूँ। ठीक है, ये कोशिश जब आप करेंगे ना, और ये जो चीज़ है आपके मन से जब निकलेगी, वो बच्चा हकीकत में वो बच्चा टॉप करेगा। मैं सच बोल रही हूँ, हकीकत में वो टॉप करेगा और हकीकत में उसके 99% जो है वो आएंगी। और होम साइंस में तो आप 100 मार्क्स भी ला सकते हैं। 100 मार्क्स आने चाहिए सभी बच्चों के, यही गिफ्ट होगा, आप मेरे को यही गिफ्ट देंगे, समझे। एक छोटा सा गिफ्ट है ये, अगर आप मेरे को दे देंगे ना, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था। साथ ही साथ इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी देख सकें और वो भी पढ़ सकें। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और मैंने कैसे पढ़ा है, आपको हेल्पफुल है या नहीं है, और आपके एग्ज़ाम की कितनी प्रेपरेशन है। आप ये भी बता सकते हैं कमेंट में कि हाँ दीदी या मैम मेरा ये सब कंप्लीट है, सारा ऑल सिलेबस मेरा कंप्लीट है, बस मैं अब अपने MCQs पर फोकस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको 12th क्लास के आर्ट्स सब स्ट्रीम के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो कराए जाते हैं, जैसे कि पोल साइंस लगा लीजिए आप, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस तो अभी आप देख ही रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, फिज़िकल एजुकेशन, ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो देरी किस बात की, जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए
साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। और एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके इसे ज्वाइन कर लीजिए। यूनिक क्लासेस के नाम से है। इंस्टाग्राम आईडी नहीं देखी है या फॉलो नहीं किया है तो इसे जाके फॉलो कर लीजिए, ये भी यूनिक क्लासेस के नाम से है। और मैं मिलती हूँ इसके पार्ट नंबर 2 में, यानी कि पार्ट 2 भी आएगा। ये पार्ट नंबर 1 था, ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 भी आएगा। तो उसमें मैं आपके लिए और MCQs लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और ये सोचिए कि हाँ, मेरे को भी 100 आउट ऑफ 100 ही मार्क्स लाने हैं, चाहे वो दीदी का टेस्ट हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो। आपको 10 आउट ऑफ 10 या फिर 100 आउट ऑफ 100 ही स्कोर करना है, ठीक है। थैंक यू।